वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। टुडे वी शैल बी गेटिंग इनटू करेंसी डेरिवेटिव। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ISM 13 एग्जामिनेशन. No, it's very important. You will have a substantial amount of questions from here. And more than that, the questions are based upon certain a new domain, I will say. Currency could be a new domain for many persons. थोड़ा नया लग रहा होगा ये विषय, लेकिन ये इक्विटी से बिल्कुल अलग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे करेंसी डेरिवेटिव के कंटेंट के ऊपर में. फर्ज कीजिए आपने कहा कि आई वॉन्ट टू बाय ITC. आप ITC खरीदते क्यों हैं? क्योंकि आप ITC में बुलिश हैं, ITC में आप तेजी देख रहे हैं. आई एम इनटू इक्विटी, सिंपल चीज. तो ITC आपने खरीदा तो क्या बोलते हैं? हमने ITC खरीदा. आपको तो ये बोलना चाहिए था कि हमने ITC खरीदी, लेकिन साथ में हमने रुपया को बेचा है जी. तो आप लिखते ITC डिवाइडेड बाय रुपी इज इक्वल टू 400. दैट मीन्स 1 ITC इज इक्वल टू 400 रुपया. ये हम हमेशा बोलते हैं ना, ये हमेशा बोलते हैं, हम ये बोलते हैं. हमें बोलना ये चाहिए था कि हम ITC को बाई करते हैं तो रुपया को सेल करते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ ITC को बाई करते हैं तो रुपया को सेल करता हूँ. ITC को आपने बाई किया क्योंकि ITC एप्रिसिएट करती है, और रुपया को आपने सेल किया क्योंकि रुपया आपकी डिप्रिसिएट करेगी, ऐसा आपका मानना है. ऐसे ही करेंसी है. हम लिखते हैं डॉलर अपॉन रुपी इज इक्वल टू 85. तो आप क्या बोलते हैं? $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज. आप डॉलर को बाई करते हैं, आप डॉलर को बाई करते हैं मतलब रुपया को सेल करते हैं. डॉलर आपका एप्रिसिएट करता है, इसलिए आप इसको बाई करते हैं. तो रुपया आपका डिप्रिसिएट कर रहा है, इसलिए आप इसको सेल करते हैं. पूरी समानता है. आप दोनों में देखेंगे कोई फर्क नहीं है. केवल इक्विटी को जब हम बोलते हैं तो हमने आधा बोला, पूरा नहीं बोला, इसलिए करेंसी कुछ नया लग रहा होगा. आप कुछ भी बाई करें, आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है. आप सब्जी बाई करते हैं तो रुपया देते हैं, रुपया सेल हो गया. वैसे ही ITC बाई किया तो आपने रुपया को बेचा. ITC अपॉन रुपी इज इक्वल टू 400 ये लिखना था. यदि आपने इसका लिखने का अभ्यास किया होता तो करेंसी में कुछ भी नया नहीं है. आपने करेंसी में क्या लिखा कि भाई करेंसी हमारी एप्रिसिएट में, डॉलर हमारा एप्रिसिएट करता है इसलिए इसको बाई करने वाले हैं. तो संग संग बोलते हैं रुपया हमारा डिप्रिसिएट करने वाला है इसलिए इसको सेल करते हैं. बिल्कुल वही चीज़ जो आपने इक्विटी में की थी. इस चीज़ को, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. हमने चूंकि आधा बोलना शुरू कर दिया, पूरा बोलना शुरू नहीं किया, इसलिए करेंसी में नई बात लग रही है. आपको हर कोई बताते हैं कि साहब करेंसी है, दो करेंसी का जो पेयर है ये दो करेंसी के बीच का रेशियो है ना, ये रेशियो है. तो इक्विटी भी ऐसे ही रेशियो है दोस्त. डेट भी ऐसे ही रेशियो है. आप मकान खरीदते हैं तो रुपया बेच के आते हैं, करेक्ट. आप एक चीज़ को बाय करेंगे तो दूसरे को खरीदेंगे, जिसका दाम बढ़ता है उसको बाय करते हैं. तो इसलिए करेंसी में बहुत आप नया नहीं सीखने वाले हैं. जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है उस पर ही काम करेंगे. अब आइए करेंसी मार्केट में चलते हैं. तो आपने कहा ठीक है, इसमें तो करेंसी की बात करते हैं. डिफरेंट इकोनॉमी है, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट इकोनॉमी और डिफरेंट करेंसी, तो उसके अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकते हैं. हाँ, वो चर्चा का विषय होगा, बट अभी नहीं, बाद में. पहले आइए, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए. करेंसी को पढ़ने से पहले कम से कम इस क्लास में हम कम से कम आपको 8 या 9 टर्मिनोलॉजी और इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे. बस इतना ही बताएंगे. तो पहला तो हो गया बेस करेंसी, दूसरा हो गया कोट. इसको बहुत लोग रेफरेंस करेंसी भी, बहुत सारे बुक में रेफरेंस करेंसी भी लिखते हैं. कोट लिखिए या रेफरेंस करेंसी, दोनों एक ही चीज़ है. कोट भी बोल सकते हैं, रेफरेंस भी बोल सकते हैं. फिर हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट कोट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से. और इनडायरेक्ट कोट है ना, ये भी जान लीजिए. इसको भी डायरेक्ट जानते हैं तो ये जानना आसान है. इसके बाद क्रॉस करेंसी. दुनिया में क्रॉस करेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना है हमें. फिर इन्वर्स करेंसी, फिर इन्वेस्टमेंट करेंसी, इन्वेस्टमेंट करेंसी, इन्वर्स करेंसी,
एंड इन्वेस्टमेंट करेंसी, और आखिरी में वैसे तो और भी होंगे बट आखिरी में एक व्हीकल करेंसी भी कर लेते हैं, तो उससे अपना काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, व्हीकल करेंसी पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्रॉस करेंसी पे आर्बिट्राज के सवाल बनेंगे, आर्बिट्राज में लिखता हूँ। आपको हेजिंग और आर्बिट्राज के सवाल इक्विटी में नहीं मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में नहीं मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? करेंसी में मिलेंगे। तो आर्बिट्राज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो क्रॉस करेंसी के हिसाब से निकालेंगे, और हेजिंग की बात तो करेंगे बाद में जब आएगा। तो आइए पहले इस 8-9 टर्मिनोलॉजी को हम लोग पहले समझ लें। पहली बात, बेस करेंसी क्या है? आपको ये तो मालूम हो गया कि जब भी करेंसी का कोट मांगते हैं तो वो पेयर में मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इक्विटी भी ऐसे ही मिलते हैं। आप बोलते हैं इक्विटी एक आईटीसी का शेयर 400 रुपये का है, तो वो भी तो पेयर ही हुआ ना, डिवाइड करने से। तो आपने कहा ये पेयर में मिलते हैं, तो डॉलर जो ऊपर में लिखा है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, है ना, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर अंश। ये हो गया बेस करेंसी। हमेशा आपका जो बेस करेंसी है वो 1 यूनिट में लिखा जाएगा। 2-3 बातें ध्यान रखिएगा, आपको पूरे करेंसी डेरिवेटिव के सारे सवाल बेस करेंसी पे ही बनाने हैं। बेस करेंसी का ध्यान रखेंगे, एकदम आसान हो जाएगा पूरा पढ़ाई। बेस करेंसी को छोड़ के जो नीचे का पोर्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हर यहाँ बोलेंगे डिनोमिनेटर, है ना, ये हो गया कोट करेंसी या रेफरेंस। तो कोट या रेफरेंस करेंसी ये आपके डिनोमिनेटर हो गए, और बेस करेंसी आपका डॉलर हो गया। बेस करेंसी हमेशा 1 यूनिट में होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरी बुक में आपको जितने सम बनाने हैं हमेशा बेस करेंसी में बनाइए, इसको एकदम याद रख लें। यदि आपने बेस करेंसी का डिसिप्लिन तोड़ के कोट करेंसी पे एक्सपेरिमेंट करने चलेंगे तो फिर सवाल मुश्किल से बनेगा, सवाल में डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो बेस करेंसी का इंपॉर्टेंस मालूम हो गया। तो बेस करेंसी, कोट करेंसी आपके सामने है। आपने कहा कि डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट क्या होती है? भाई पूरी दुनिया में एक ट्रेडिशन चलता रहा है, इसको ऐसे मान के चलिए, पूरी दुनिया में ट्रेडिशन चलता रहा है कि जो डोमेस्टिक करेंसी किसी कंट्री की होगी, लेट अस से फॉर इन केस ऑफ इंडिया, आप इंडिया में बोलते हैं कि साहब जरा डॉलर का कोट दो, तो इंडिया में जो ब्रोकर हैं वो कोट देंगे इस प्रकार से, डॉलर टू रूपी। अब देखिए ये है आपका डोमेस्टिक करेंसी, इंडिया के लिए बोल रहा हूं डोमेस्टिक करेंसी, और ये क्या हो गया? इंटरनेशनल करेंसी। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि आपने एक करेंसी विदेश की एक डॉलर के मुकाबले में कितना रुपया डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू लगाने जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट कोट। समझिए ध्यान से, डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी हमेशा बेस पे लिखी जाती है और वो 1 यूनिट में होता है। डोमेस्टिक करेंसी हमेशा रेफरेंस या कोट में लिखी जाती है। करेक्ट ना? ये ट्रेडिशन चलता हुआ रहा है, कैसे शुरू हुई लंबी कहानी है, आज इसको यहीं पे रोकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, सवाल एक आध पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट कोट में डोमेस्टिक करेंसी कहाँ होती है, तो लिखेंगे डिनोमिनेटर में होती है। डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी कहाँ लिखी जाती है, तो वो होती है न्यूमरेटर में। ये ट्रेडिशन है, इसको ऐसे मान लीजिए, सवाल जवाब नहीं करना है। आपने कहा यदि अमेरिका में हमने कोट मांगा तो क्या करेंगे, तो अमेरिका वाले ना अपना कोट वो भी ऐसे ही दे देंगे आपको। अमेरिका में ये एक्सेप्शन मान ली जाती है कि अमेरिका में वो अपना कोट डोमेस्टिक करेंसी को ही वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो ये उनके लिए इनडायरेक्ट कोट। हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इनडायरेक्ट कोट बोलेंगे। पूरी दुनिया में यदि ये प्रोसेस हो, ध्यान से सुनेंगे, पूरी दुनिया में यदि ये प्रोसेस हो कि फॉरेन करेंसी को हम बेस करेंसी माने, फॉरेन करेंसी को बेस करेंसी माने, तो उसको डायरेक्ट कोट बोलते हैं। और यदि आपने कहा कि नहीं साहब हम फॉरेन करेंसी को बेस करेंसी नहीं, हम डोमेस्टिक करेंसी को बेस करेंसी मानेंगे, लेट अस से दिस इज ए यूएस, और यूएस में इनफैक्ट यही कोट आपको मिलेंगे, तो यूएस वाले अपना कोट में डॉलर को ही रखते हैं अपने न्यूमरेटर में, तो ठीक है, हम उनको डायरेक्ट कोट नहीं बोलते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट कोट बोलते हैं। इस पे ध्यान रखें, सवाल ज़्यादा नहीं आएगा, आपके सारे सवाल जो आएंगे वो डायरेक्ट कोट में ही नॉर्मली आते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि साहब डोमेस्टिक करेंसी कौन है और फॉरेन करेंसी कौन है, वो नहीं पूछा जाता है। आपको जो कोट दी जाती है उसमें डायरेक्ट कोट में ही सवाल आपको मोटा मोटा मिलता है। तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, जो भी बेस करेंसी है वो 1 यूनिट में होगा, जो भी बेस करेंसी है वो 1 यूनिट में होगा और वो न्यूमरेटर में होगा, बात खत्म। करेक्ट ना? तो बेस करेंसी, कोट करेंसी, डायरेक्ट करेंसी, इनडायरेक्ट करेंसी, ये 4 चीज हो गए। अब आप आगे बढ़ते हैं, तब हम पहुंचते हैं एक सेंटेंस क्रॉस करेंसी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि भारत में, है ना, आप काम कर रहे हैं, तो आपने कहा कि साहब यदि हम भारत में काम कर रहे हैं तो हम करेंसी का कोट मांगने गए, तो आपने कहा कि भाई क्या कोट है डॉलर का। अब देखिए ध्यान से, डॉलर का कोट भारत में मिलता है आपको 85, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने कहा पौंड का क्या कोट है, तो पौंड का कोट क्या है, ये मान लीजिए मिलती है 120 रुपया। अब देखिए ये डायरेक्ट कोट है, क्या है डायरेक्ट कोट, क्यों डायरेक्ट कोट है,
इसलिए डायरेक्ट कोट है कि जो फॉरेन करेंसी है उसको बेस करेंसी के तौर पर रखा हूं, न्यूमरेटर में रखा हूं और एक यूनिट में रखा हूं, करेक्ट ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या है कि ये डायरेक्ट कोट है। एनीवे, तो आपने कहा कि साहब डॉलर टू रूपी 85 रुपीज है, डॉलर टू पौंड टू रूपी 120 रुपया है, मतलब एक पौंड 120 रुपये के बराबर है। तो यदि हम चाहें तो ये रेट निकाल सकते हैं क्या? ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया पौंड के रूपी से, तो ये रेट निकल के क्या आई 85/120। ये रेट क्या हो गया डॉलर टू पौंड। आप बताएं क्या ये रेट आपको इंडिया में मिल सकती है? नहीं, कैसे मिलेगा? इंडिया में आपको रेट लेना हो तो या तो आपको ये रेट मिलेंगे या आपको रेट मिलेंगे, अंडरलाइन सेटलमेंट रूपी में करनी होती है, इसलिए आपको डिनोमिनेटर में रूपी तो रखना ही पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक करेंसी रखना ही पड़ेगा आपको। तो फिर आपने ये रेट क्यों निकाला? एक सवाल मन में आना चाहिए। ये रेट ये मैन्युफैक्चर किया है आपने, ये किया मैन्युफैक्चर। आप चाहते हैं देखना कि इस दोनों के बीच का रेट क्या है, मैन्युफैक्चर किया आपने। कैसे मैन्युफैक्चर किया आपने? ध्यान से देखिए, आपने डॉलर के इस पेयर को आपने बाई किया और इस पेयर को आपने सेल किया। वाइस वर्सा भी होगा, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अभी फिलहाल के लिए इतने रखिए कि आपने इस पेयर को बाई किया, इस पेयर को सेल किया। तो डिवाइड करने से ये वाला आप बाई कर रहे हैं और ये वाला आप सेल कर रहे हैं। पकड़ में आनी चाहिए, दिक्कत होगी तो अगले जो हमारा जो सेकेंड क्लासेस के ऊपर में होंगे, जब डायरेक्शन की हम बात करेंगे तब ये काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। आपने डॉलर टू पौंड इंडिया में मैन्युफैक्चर किया। क्यों मैन्युफैक्चर किया? एक सवाल मन में आनी चाहिए। आर्बिट्राज लिखा हुआ है वहां पे, है ना, आर्बिट्राज लिखा हुआ है। आपने ये मैन्युफैक्चर किया, इसको बोलते हैं क्रॉस करेंसी। ये करेंसी आपने क्रॉस करके निकाली है, करेक्ट ना। कभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कभी हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने से रूपी कट गई, देख रहे हैं ना, रूपी कट गया और डॉलर टू पौंड आपको मिल गए। अब देखिए, जब हम आर्बिट्राज करेंगे तो आर्बिट्राज क्यों करेंगे? आपको पता है कि यदि एक प्रोडक्ट के दो मार्केट में दो प्राइस होंगे तो आर्बिट्राज कर देंगे। मानिए कि ये डिवीजन करने पे 0.78 आता है, ये मान लीजिए। अभी हमने इसको डिवीजन किया नहीं है तो अभी ऐसा मान के चलते हैं कि आपने डिवीजन किया तो ये वैल्यू 0.78 आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि $1 इज इक्वल टू 0.78 पौंड। $1 इज इक्वल टू 0.78 पौंड। बिल्कुल बेस करेंसी के सम को याद रखिएगा, वैसे ही बनानी है हमेशा। जो बेस करेंसी है वो, ये बेसिक नहीं है, बेस करेंसी, बेस है ना, इसको बेस रखना है। वो बेसिक लिखा गई थी, गलत था, है ना, बेस करेंसी। तो हमेशा जो बेस करेंसी है वो 1 यूनिट रखनी है। तो आपने रखा 1 यूनिट ऑफ डॉलर इज इक्वल टू 0.78 पौंड। अब फर्ज कीजिए कि आप चले गए लंदन और लंदन में आपने कहा कि क्या रेट चल रहा है भाई यहाँ डॉलर का, तो उसने रेट दिया डॉलर टू पौंड इज इक्वल टू लेट अस से 0.85। बस आर्बिट्राज शुरू हो गए। आर्बिट्राज शुरू कैसे हो गया? आर्बिट्राज शुरू, आपने कहा कि साहब ये तो कमाल हो गया कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किया हुआ करेंसी का रेट है वो $1 टू 1 पौंड, $1 टू पौंड जो है वो 0.78 आती है, लेकिन वही लंदन में डॉलर टू पौंड 0.85 है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में डॉलर सस्ता है और लंदन में डॉलर महंगा है विथ रिस्पेक्ट टू पौंड। अब क्या करनी है? आर्बिट्राज करनी है। जहां सस्ता है वहां खरीदिए, जहां महंगा है वहां बेचिए। तो लंदन में आपने डॉलर को बेचना है, ध्यान से सुनिएगा, लंदन में आपने डॉलर को बेचना है। क्यों? महंगा है ना, महंगा है इसलिए बेचना है। और इंडिया में आपने डॉलर को बाई करनी है। अब आप बोलेंगे साहब डॉलर को कैसे बाई करेंगे? इंडिया में तो डॉलर को बाई करने के लिए रुपया को सेल करना पड़ता है और आपने यहाँ पे पौंड लगा रखी है। यहाँ तो रुपया है नहीं, लंदन की बात कर रहा हूँ। तो आप कैसे करते हैं? आपने इस पेयर को बाई किया और इस पेयर को सेल किया। इन ए सेंस डॉलर बेस करेंसी को बाई किया और इस पेयर में पौंड बेस करेंसी को सेल किया। डिवाइड करने पे जो मैन्युफैक्चर किया उसमें डॉलर बाई हो रही है और पौंड सेल हो रहा है। कहां से आए ये दोनों? इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। डॉलर को बाई किया है इस पेयर में और इस पेयर में पौंड को सेल किया है। डिवाइड करने पे डॉलर बाई हो रही है और पौंड सेल हो रहा है। इसका मतलब आप इस क्रॉस करेंसी में, इस मैन्युफैक्चर्ड क्रॉस करेंसी में आप डॉलर को बाई कर रहे हैं। क्यों बाई कर रहे हैं? इसलिए बाई कर रहे हैं क्योंकि डॉलर सस्ता है। और लंदन में डॉलर को सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वहां महंगा है। ये करने का कारण क्या था? आर्बिट्राज। और कैसे किया आपने? इस पेयर को बाई किया और इस पेयर को सेल किया।
यही आर्बिट्राज हो गया। तो आपने मैन्युफैक्चर करने, इसको बोलते हैं क्रॉस करेंसी, कि आप एग्जिस्टिंग दो डिफरेंट पेयर से एक तीसरा करेंसी का पेयर निकालते हैं, तो ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। तो क्रॉस करेंसी भी, एंड इसको बार बार सुनना पड़ता है शुरुआत में, हालांकि सब चीज तो वही है लेकिन कुछ नए नाम है तो एक दो बार सुनने पड़ेंगे आपको। करेक्ट, क्रॉस करेंसी में आर्बिट्राज के सवाल बनाए जाएंगे, तो इसके लिए इसको दो एक बार एक्स्ट्रा आप सुन लीजिए। आपने कहा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इन्वर्स करेंसी क्या है? वो बहुत आसान चीज है। आपने कहा कि डॉलर का रूपी क्या रेट चल रहा है, हमने कहा जी 85 चल रहा है। आपने कहा थोड़ा इन्वर्स करते हैं, यदि हम 1 रूपी बोलते हैं तो ठीक है 1/85 कर दिया। करेक्ट ना, कोई खास चीज नहीं है, ये सिंपल आपने क्लास 5-6 में जो मैथमेटिक्स बनाए थे बचपन में उसको याद कीजिए, इन्वर्स कर दिया। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट करेंसी? ये बहुत पावरफुल टूल है, लंबी कहानी है, इसको कट शॉर्ट करते हैं, छोटी सी कहानी बनाता हूँ 4-5 सेंटेंस में। दुनिया में ट्रेडिशनली बहुत पहले की बात बताऊं तो गोल्ड करेंसी का समय है, जहां पे कि आप इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ते होंगे। गोल्ड करेंसी, फिर बाद में गोल्ड करेंसी के बाद में लिखता हूं इस चीज को, है ना। गोल्ड करेंसी पहले, तो बहुत पहले की बात करेंगे तो फिर तो सिल्वर के भी करेंसी थे, कॉपर के भी करेंसी थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब से एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी की बात करें तो गोल्ड करेंसी की बात होती है। मतलब क्या हुआ कि गोल्ड के तौर पे आपने इकोनॉमी में अपनी इकोनॉमी का वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो इससे निकल के आया गोल्ड करेंसी का जो सबसे नियरेस्ट वर्ड था वो था गोल्ड पेग्ड करेंसी। मतलब यूएस ने इनफैक्ट शुरुआत की इस तरीके से इसको कि हम जितना डॉलर हमारा पास रहेगा उसके बराबर का गोल्ड हमारे पास, हम उतना ही डॉलर प्रिंट करेंगे जितना गोल्ड हमारे पास में है। जैसा गोल्ड होगा उसी हिसाब से हमने करेंसी प्रिंट करनी है, गोल्ड पेग्ड करेंसी। इन ए सेंस आप ये बोल सकते हैं कि हमने गोल्ड के रेट के हिसाब से डॉलर के रेट को पिक किया। भाई डॉलर क्या है? एक कागज का तो टुकड़ा है, तो इसकी करेंसी की वैल्यू कहां से आएगी? तो कहा कि अंडरलाइन वैल्यू गोल्ड से आएगा। मेरे पास गोल्ड है इसलिए हम करेंसी प्रिंट किए, गोल्ड पेग्ड करेंसी। फिर बाद में एक लंबी कहानी होगी तो उसको छोड़ते हैं, किसी और प्रोग्राम में करेंगे। बाद में करेंसी सिस्टम इस वक्त का जो था ना, ये पेग्ड सिस्टम जो था ये फिक्स्ड हुआ करता था, ये बदल करके फ्लोटिंग करेंसी रिज्म में आ गए। फ्लोटिंग करेंसी मतलब करेंसी का जो रेट होगा वो डिमांड एंड सप्लाई तय करेगी मार्केट में। ये बात है 1974 के बाद की बात है। 1974 के बाद में मोस्टली पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या सिस्टम शुरू हो गया है कि करेंसी का डिमांड सप्लाई जो होगा वो डिसाइड करेगा मार्केट में आपका रेट। तो फ्लोटिंग करेंसी रिज्म शुरू हो गई। और साथ में एक वर्ड और आती है, उसको बोलते हैं फियाट। फियाट मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब जितना चाहता है उतना प्रिंट कर सकते हैं करेंसी। हम अपने केस में रुपया बोलेंगे, कोई अपने केस में यूरो बोलेंगे, कोई मार्क बोलेंगे, कोई पॉन्ड बोलेंगे, कोई येन बोलेंगे, कोई डॉलर बोलेंगे। हर कंट्री के पास में अपनी करेंसी प्रिंट करने की उनको एबिलिटी दे दी गई है ना। ये उनका पॉलिसी है, वो जितना चाहे। ज्यादा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, ध्यान रखनी है। कम प्रिंट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी श्रिंक करेगी। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी लानी होती है इकोनॉमी में कि आप कितना करेंसी प्रिंट करें जितना रिक्वायरमेंट है, ताकि आपका इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़े और इकोनॉमी के श्रिंक होने का डर भी नहीं हो। तो दोनों चीज को बैलेंस करना है। तो बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं फियाट, FIAT। और दुनिया में जब करेंसी इतनी प्रिंट अपने अपने हिसाब से हमने किया और कोई अंडरलाइन से पिगिंग नहीं किया हुआ है, तो करेंसी का रेट हो गया वो डिमांड सप्लाई पे हो गया। इसलिए करेंसी के रेट घटते बढ़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। तो आज का दौर जो है वो है फ्लोटिंग करेंसी रिज्म, और दुनिया में हर इकोनॉमी करेंसी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट करती है, फियाट। ये बात शुरू हो गई आपकी। इस दौर में डॉलर पूरी दुनिया में कुछ डिप्लोमेटिक कारण, कुछ उनकी पॉलिटिकल कारण, कुछ उनके इकोनॉमिक्स फिनेंशियल कारण, कुछ टेक्नोलॉजी के कारण डॉलर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। दुनिया के एक जमाने में 90% ट्रेड जो थे वो डॉलर के माध्यम से ही सेटल होते थे। आज ये दौर काफी कम हो गए। आज तो आप 65-70%, शायद जब तक ये वीडियो थोड़ा पुराना हो जाए तो शायद ये और घट जाए। तो आज के वक्त में ये काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले में। किस जमाने में 90-95% तक ट्रेड जो है तो डॉलर में सेटल होती थी। तो इसका मतलब था कि लोगों को डॉलर चाहिए, क्योंकि आप कुछ इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दुनिया में डॉलर का उदय हुआ और ये इन्वेस्टमेंट करेंसी के तौर पे हर
कंट्री का जो सेंट्रल बैंक था, हमारे केस में आरबीआई है ना, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ केस में आरबीआई, सबके पास में फॉरेन करेंसी के तौर पे डॉलर का डोमिनेंस था। ये डॉलर रखते थे, इसलिए इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट करेंसी। हालांकि आज के वक्त में और भी करेंसी को आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली यदि आप बात करें तो डॉलर को अभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंसी के तौर पर मानते हैं। ठीक है, अब आखिरी आ गया आपकी इस टर्मिनोलॉजी में कि व्हीकल करेंसी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि सारे सवाल जो होंगे ना इस तरह के वर्ड्स पे लिख के आते हैं, तो ये वर्ड नहीं आपको क्लियर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो व्हाट इज व्हीकल करेंसी? अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में 10 ही कंट्री हो। अभी 10 ही कंट्री है तो बड़ा अच्छा हो गया साहब, 10 ही कंट्री है, आराम से जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया में 10 कंट्री है और आपस में किसी का किसी के साथ में करेंसी का कोई लेन देन नहीं है, मतलब कोई करेंसी कॉमन नहीं है। सारे कंट्री के बीच में करेंसी कोई एक करेंसी कॉमन नहीं है। तब आपको ट्रेवल करना हो तो देखिए 2 कंट्री में ऐसा पेयर बनेगा, जितने कंट्री में जाएंगे उतने पेयर बनेंगे। अब देखिए पेयर ही बनते ही चले गए, पेयर बनते जा रहे हैं, जितनी कंट्री में जाएंगे उतने। अब इसमें से शुरू किया तो फिर यहाँ से पेयर बनेंगे, हम दूसरे ढंग से करते हैं इसको तो दूसरा करेंसी, अभी ये पेयर बन गए, अब इसने हर जगह पेयर बनाने हैं, इसके हर जगह पेयर बनेंगे, ऐसे करके बनते ही चले जाएंगे, ऐसे करके बनते ही फिर इसके अनेक पेयर बनेंगे। मतलब कि एक फार्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2, मतलब 10 कंट्री हो तो 10 गुना 9/2 तो 45, इतने पेयर बन जाएंगे। ये फार्मूला बहुत सिंपल है, जिन्होंने मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है उनको समझ में पूरी आ गई होगी, जिनका नहीं है वो याद कर ले, बात खत्म हो गया। तो 10 कंट्री हो गए तो 10 गुना 9/2 है ना, 10 इंटू 9/2 तो 45 पेयर्स आपके होंगे। सवाल ये भी हम कर सकते हैं कि साहब 100 कंट्री हो और कोई पेयर नहीं हो, तो कोई कंट्री में कॉमन करेंसी नहीं हो तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे 100 इंटू 99 n-1 लगा दिया डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 4950। ऐसे करके समझना है आपको। आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं सिचुएशन हो सकता है यदि एक भी कम से कम करेंसी कॉमन हो जाए। लेट अस से डॉलर जो है वो कॉमन करेंसी है। अब फिर क्या है आपके ये पेयर कितने घटके हो गए? बस 9। कहीं जाइए डॉलर लेके जाइए, कहीं जाइए डॉलर एक्सेप्टेंस हो गया, क्योंकि कॉमन करेंसी है। तो जो 10 था, जो 45 था, 10 कंट्री की बात कर रहा हूं तो ये घटके कितने हो गए? 9। 100 कंट्री की बात कर रहे हैं तो कितने घटके हो गए? 99, है ना। तो एक बात समझिए कि जो कॉन्सेप्ट है व्हीकल करेंसी का, उसको आने से दुनिया में ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल है ना, गुड्स सर्विसेज, ये सब बड़े आसान हो गए। क्यों? पेयर्स काफ़ी कम हो गए और आपको ट्रांजैक्शन करने में बहुत सुविधा हो गई। तो ये बेसिक आपके 8 या 9 टर्म्स थे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद सेकेंड क्लास में जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे बातें करेंगे कि साहब किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट पेरिटी की बात करते हैं, कैसे पेगिंग की बात करते हैं, और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.